अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया। आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियासत पर बहुत बात हो गई। आज मेरी ख्वाहिश थी और मेहरबानी मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान असद हसन की कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट कबूल की और आज स्पोर्ट्स पर और पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करने के लिए वो मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। वाशिंगटन डीसी होते हैं, पाकिस्तान के इंतहाई जाने-माने जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, थैंक यू सो मच। मैं ठीक, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने प्रॉमिस तो ये किया कि हम सियासत पे बात नहीं करेंगे, क्रिकेट पे करेंगे, लेकिन क्रिकेट भी आजकल सियासत हो चुकी है। अल्टीमेटली सियासत पे बात चली जाएगी, लेकिन स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान, पूरी कौम खुश है कि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज एक तवील मुद्दत के बाद, बंदा भूल ही जाता है कि लास्ट टाइम हम ऑस्ट्रेलिया में कब ऑस्ट्रेलिया से जीते थे। पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो जीते हमने वनडे सीरीज, ये बाई चांस हो गया है या वाकई हमारी कोई प्लानिंग अच्छी थी या कप्तान चेंज करने का फर्क पड़ा? क्योंकि खिलाड़ी तो देखे जाएं तो वही कमोबेश वही टीम थी। सिर्फ एक कप्तान बदलने से कामयाबियां हमारे कदमों में आ गई या कोई और वजह है? आपने कहा था कि हम बात करेंगे क्रिकेट पे, सियासत पे नहीं, तो सर कप्तान बदलने से बहुत कुछ हो जाता है। अगर आप कप्तान बहुत मैटर करता है और क्रिकेट के अंदर खास तौर पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जी। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वही टीम है। और खास तौर पे अगर मैं पिछले 4-5 साल पे नज़र डालूँ तो टी20 में भी अच्छा-बुरा पाकिस्तान की टीम ने अच्छा परफ़ॉर्म किया, फाइनल में भी गई। ठीक है। और इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा पिछले 1-2 साल बुरे रहे पाकिस्तान के, लेकिन अच्छे नोट पे अभी इस साल को ख़त्म किया, इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस जीते। तो लेकिन ओडीआई में पाकिस्तान फिट नज़र नहीं आ रही थी काफ़ी अरसे से, क्योंकि वो दोनों फॉर्मेट से मुख्तलिफ है। ना वो लॉन्गर वर्ज़न है, ना वो शॉर्टर वर्ज़न है, तो पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में ये परफ़ॉर्मेंस देना, ये शायद ही लोगों ने सोचा हो, मेरे समेत बहुत सारे लोगों ने ये नहीं सोचा हो। लेकिन जब कैप्टेंसी चेंज हुई है, तो हमने रिज़वान को देखा है पीएसएल के अंदर कप्तानी करते हुए। एक चीज़ वैसे मैं आपको ये भी बताता चलूँ ज़िम्नन के रिज़वान जब पहली दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सिलेक्ट हुए, तो यानी अभी उनका डेब्यू हुआ नहीं था, तो मैंने उनका एक तफ़सीली इंटरव्यू अपने रेडियो शो के लिए किया था। वो आज भी अच्छा। मेरे पास महफ़ूज़ है। तो रिज़वान जो है एक बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत एनर्जेटिक और बहुत एंगेजिंग कैप्टन हैं। और इस पूरी सीरीज़ में उन्होंने ये साबित किया कि जो चीज़ मैं एज़ ऑब्ज़र्वर लैक करता था, मेरे साथ मेरे क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले कुछ दोस्त बैठ के जब हम इकट्ठे देखते हैं, तो इनफैक्ट जो चीज़ मैं कह रहा होता हूँ वो 3-4 मिनट बाद कमेंटेटर कह रहा होता है कि इवन फील्ड प्लेसिंग की बात हो, बॉलिंग चेंजेस की बात हो, तो रिज़वान ने मुझे ये मौका नहीं दिया कि मैं उसके लिए कुछ कह सकूँ। सबसे अच्छी बात उसकी थी एग्रेसिव कैप्टेंसी इन टर्म्स ऑफ फील्ड प्लेसिंग। हमने हम्म। पिछले वसीम अकरम के बाद मुझे लगता है कि भले वो इंज़माम अल हक हो और बहुत सारे लोग शायद अफरीदी को एक जारे कैप्टन समझते, नहीं, वो एक तेज़ खेलने के हिसाब से बल्ला घुमाने वाले एक तेज बैट्समैन थे, एक जारे कैप्टन कभी नहीं थे, डिफेंसिव थे। यही वजह है कि जब खुद कैप्टन बने तो अपने आप को 8वें और 9वें नंबर पे जाके बिठा दिया। ये एक डिफेंसिव अप्रोच होती है। बिल्कुल। मिसबाह-उल हक, इंज़माम-उल हक, उसके बाद सरफराज, सरफराज के बाद बाबर, ये सब डिफेंसिव कैप्टन थे। इसके दौरान अगर कोई एक स्पार्क किसी के अंदर कैप्टेंसी का था, रिज़वान से पहले, तो वो सलमान बट का था। लेकिन वो कुछ और चीज़ों की नज़र हो गई, उनकी कप्तानी भी, उनका कैरियर भी। तो काफ़ी अरसे के बाद रिज़वान एक ऐसे कैप्टन नज़र आए जिन्होंने फील्ड प्लेसिंग के ज़रिए अपनी मुखालिफ टीम को प्रेशराइज़ किया, उनको सिंगल बनाने से रोका। फिर वो बात हो जाएगी कप्तान की, तो अच्छे कप्तान ये कहा करते हैं कि मुझे चौका लग जाए, मुझे परवाह नहीं है, सिंगल नहीं देना। जब आप हम्म। सिंगल रोकते हैं, तो मुखालिफ को आप मजबूर कर देते हैं कि वो खराब शॉटिंग खेलें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की कोशिश करें, क्रीज से निकलने की कोशिश करें और वहीं पे वो गलती करते हैं। और जब आप सिंगल देते हैं, हमने चलो ठीक है, फर्स्ट क्लास क्या सेकंड क्लास लेवल पे भी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन हमने भी गली मोहल्ले से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर क्रिकेट खेली है, तो मुझे अंदाजा है कि जब मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में बैट्समैन 7-8 रन्स दौड़ के बना लेता है, तो उसको लगता है कि वो पिछले 4 घंटे से क्रीज पे है, फिर वो सेटल डाउन हो जाता है। सो रिजवान ने ये अप्रोच रखी है जो मुझे उसकी बहुत यूनिक लगी है, डिफरेंस लगी है। और उसने मैंने ये भी नोटिस किया है कि उसने ये गालिबन ये सोच के आता था कि हमने 40 ओवर्स बॉलिंग करनी है, तो वो अपना बेस्ट जो है वो पहले 40 ओवर्स में यूटिलाइज कर लेता था। मुझे याद है 97 96 की गालिबन बात है, पाकिस्तान ने एक दफा 133 समथिंग कुछ ऐसा स्कोर किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड।
तो वसीम और बकार दोनों कंसेक्टिवली 18 ओवर या 16 ओवर उन्होंने करा दिया, 8-8 ओवर्स। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पहले की तरह 3 ओवर या 5 ओवर और फिर दरमियान में 2 ओवर और आखिर में स्पेल, नहीं। क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया था कि अब ये हम मैच विकेट लेके जीत सकते हैं, रन्स रोक के नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है कि रिजवान ने जो पाकिस्तान की कैप्टन्स की पिछले एक अरसे से अप्रोच रही है ना, जी रन्स बचाओ, ओवर टपाओ, वो पॉलिसी तर्क और उसने विकेट लो की जो पॉलिसी रखी है, अपनाई है, उससे वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराकर एक कामयाब कप्तान के तौर पे सामने आए हैं। सो गुड लक टू रिजवान एंड पाकिस्तान एज वेल, कि ये क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। अच्छा, जनरली पाकिस्तान के लोग जो हैं बहुत सारे, बहुत अरसे से लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी। लोग कहते थे कि इस टीम से तो कुछ उम्मीद ही नहीं है हमें, अब क्या देखना, टाइम वेस्ट है। अब लोगों की दोबारा लोग वापस क्रिकेट ग्राउंड की तरफ उनकी नजरें और टेलीविजन स्क्रीन की तरफ जाएंगी। इसे आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक नया जन्म है या टर्न अराउंड टाइम है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जिस तरह 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हम गए हैं और हमने प्रूव किया, और फिर जिस तरह साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने ओपनिंग की है, बहुत अरसे बाद लोगों ने कहा सईद अनवर और आमिर सुहेल की जोड़ी आ गई है। लोगों को फील हुआ कि हाँ, हमारी टीम में वो जीत का जज्बा और वो शॉट्स और वो उनकी उठान खिलाड़ियों की ऐसी थी कि हाँ, ये जीतने के लिए आए हैं। वरना दरमियान में जितने आपने कप्तान गिने हैं वो सारे इसलिए आते थे कि बस रोकना है, डिफेंस करना है, बच जाएं, बस जी आखिर तक ले जाएं, शायद जीत जाएं। देखिए, उसमें आपने 2-3 बातें की हैं। एक तो ये है कि मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर इस टीम पे नहीं देना चाहता। लड़के अच्छा खेले हैं, जान मारी है और लगता है कि क्रिकेट खेलने आए थे। ये बहुत बड़ी बात है और इसी बात पे उनको एनकरेज करना चाहिए। मैं अब देखिए, कमोबेश 36-37 साल हो गए क्रिकेट देखते हुए। मैं कहता हूँ हम क्रिकेट की उस एडिक्शन पे आ गए हैं जहाँ पे हार-जीत मैटर नहीं करती, आपका पैशन मैटर करता है। मेरे बैट्समैन बाबर को, साइम को, सऊद शकील हो या अब्दुल्ला शफीक हो या कोई रिजवान हो, किसी को कोई स्विंगिंग और शानदार गेंद पे आउट करेगा ना, तो मैं अब उसके लिए क्लैप करूंगा और अपने बैट्समैन को भी बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि क्रिकेट की इतनी समझ तो आ गई है कि ये अनप्लेबल है। बिल्कुल। इसमें कोई भी होता तो उसने ये विकेट देना थी और ये बॉलर का हक था कि उसको ये विकेट मिलती। सो अब हम लोग खास तौर पे जिस ग्रुप में हैं क्रिकेट फैंस के, हार जीत इतना मैटर नहीं करती, आपका पैशन, आपका स्पिरिट और आपकी फाइट ये मैटर करती है। ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 हमने देखा है अमेरिका के अंदर, फ्रैंकली मौलाना साहब, इसके बाद मैं भी उन लोगों में से था कि जिसने कहा कि यार, ये पाकिस्तान के फैन वाली बात नहीं है। मैं क्रिकेट आज भी जब देखना चाहूंगा तो मैं हाइलाइट्स लगा लूंगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, कि चलो देखता हूँ कि वहां के उसकी अपनी एक फील आती है वहां पे। बिल्कुल। बिल्कुल। भले आप झलकियां देख रहे हूँ, मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं वहां जाके देखूं। मैं एक दफा इंग्लैंड में था, मैंने मिस किया। सो एनीवे, मैंने भी काफी अरसे के बाद उस वर्ल्ड कप के बाद कोई सीरीज हुई है मैंने देखी है। लेकिन ये जो आपने बात की ना, 4 फास्ट बॉलर्स और ये वो, यहाँ मेरा थोड़ा-सा अब भी इख्तिलाफ है। मेरा इख्तिलाफ ये है कि पिछली सीरीज़ आपने टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड से जीत ली, आपने 4 स्पिनर खिलाए, बॉलिंग आपने कमोबेश 2 से करवाई। ठीक है, आप जीत गए, फाइन, लेकिन ये कोई क्रिकेट की ब्यूटी नहीं थी। ये भी मैं इन अ वे मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच थी। एक बिल्कुल। बैलेंस बिल्कुल। होता है, एक टीम कॉम्बिनेशन होता है, उसके साथ जाना है। फास्ट बॉलर्स को आपने खत्म करके रख दिया। इनफैक्ट आप जीते नहीं, आप हार इस सेंस में गए कि आपने देखा कि आपके फास्ट बॉलर्स ने क्या कर दिया ऑस्ट्रेलिया में। तो हम्म। आप अगर यही विकेट्स उनको वहां पे दे देते, तो वो ये कुछ पाकिस्तान के अंदर भी कर सकते थे। तो तवाज़ुन बिल्कुल। रखना जो है बहुत ज़रूरी है। तवाज़ुन मेरे नज़दीक आज भी, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, मेरे नज़दीक वही है कि आपके पास कम से कम 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर होने चाहिए। 2 फास्ट बॉलर कह रहे हैं, एक मीडियम पेसर सीमर हो, जैसे आपके पास रज़ाक रहे हैं या इमरान खान अपने दौर के आखिरी दिनों में वो एक मीडियम पेसर थे। और एक आपके पास जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए और एक 1 से 2 पार्ट टाइमर। जैसे अब आपके पास साइम है, हाँ। वो पार्ट टाइमर हैं, वो गेंद कर सकते हैं। सलमान आगा तो खैर जेन्युइन स्पिनर हैं, लेकिन वो भी गेंद कर सकते हैं, जैसे आपने इस कॉम्बिनेशन में उनको रखा हुआ है। सो बैलेंस अपना जो है ना, उसको आउट नहीं करना चाहिए कि आपने विकेट देखी, उसके हिसाब से सारी टीम बना दी, ठीक है। आप जब बहुत तरसे हुए होते हैं जीत को, तो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन मुखालिफ टीमें फिर उस पर गालिब आ जाती हैं। जितनी आपकी पेस होगी, खासतौर पर जैसे हारिस हो या इससे पहले हमने देखा शोएब अख्तर हो, आपको मालूम है कि उनको ऐसी विकेटों पे फिर मार भी उतनी पड़ती है। थोड़ी सी एज करें ना, वो फील्डर के कंट्रोल में और ना किसी और के कंट्रोल में है। सो बैलेंस। और अगर आपको 2 स्पिनर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जितवा के दे रहे हैं, तो कम से कम उनमें से एक स्पिनर इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था। बिल्कुल। वो इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था। आखिर खेल रहे हैं ना,
ऑस्ट्रेलिया के लेग ब्रेक स्पिनर इसके अंदर थे ना, खेल रहे हैं वो। एडम ज़म्पा। शेन वॉर्न को आपने कभी ड्रॉप किया था? नहीं किया था। अब्दुल कादिर आपने होते हुए कभी ड्रॉप हुए? नहीं हुए। मुश्ताक मोहम्मद हमारे जो मुश्फी भाई हैं, ये ड्रॉप हुए? नहीं हुए। तो अपने बॉलर्स सईद को भी अजमल, कॉन्फिडेंस देना। सईद अजमल ड्रॉप हुए? नहीं हुए। शाहिद इसी तरह अफरीदी का आखिरी कैरियर तो शाहिद चला ही अफरीदी, स्पिन बॉलिंग पे था, जी हाँ। आखिरी दिन। तो आप अपने बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस दें, और खासतौर पे अगर लेग ब्रेक बॉलर है। यासिर शाह बहुत शानदार था, मुझे लगता है उसका कैरियर खराब किया गया है। यासिर शाह बहुत स्पिरिट वाला और बहुत अच्छा बॉलर था, उसको भी वक्त से पहले, ये एक डिफेंसिव अप्रोच होती है कि लेग ब्रेक है, लेग ब्रेक को मार पड़ेगी क्योंकि उसकी गेंद बाहर निकलती है, बैट्समैन इजी होता है, अरे मार पड़ेगी तो विकेट भी दिलाएगा। मैं अगर कैप्टन हूं, मेरे पास 5 बॉलर हैं, 4 बॉलर अगर 35 रन देते हैं और मेरा लेग ब्रेक मुझे 70 रन देता है, बिलीव मी आई वोंट माइंड अगर 70 के एवज मुझे टाइम के ऊपर वो 3 विकेटें लेके दे दे। तो वो बिल्कुल सही। बाकियों को इतना जो हम मौका दे देगा कि वो 50-60 देने के बजाय 30-35 देने लग जाएंगे बाकी। यही कुछ होता रहा है। तो ये इस अप्रोच में मुझे लगता है कि तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। वो कहते हैं जीत के कई बाप होते हैं और हार का कोई बाप नहीं होता। आप जीत गए हैं इसलिए आपका चर्चा है जी 4 बॉलर 4 बॉलर, तो ये ठीक नहीं। हाँ, कैप्टेंसी से एक और बात जो है वो मुझे जो मैंने फ़ील की कि हमारे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी कोशिश करके इस टीम के अंदर ग्रुप बंदी करवाई थी। बड़ी मेहनत की उन्होंने। टीम एक ट्रैक पे थी, हार-जीत हो या ना हो, बाबर के साथ सारे लड़के खड़े थे। बाबर एज़ कैप्टन कभी भी बहुत इम्प्रेसिव नहीं था, लेकिन टीम फाइट करती हुई नज़र आई। फिर आपने 3 कैप्टन उनमें से निकाल लिए, फिर उनका बोलचाल भी बंद हो गया, एक-दूसरे के खिलाफ ट्वीट्स भी आने लग गई, और उसके बाद एक लगा कि टीम के अंदर ग्रुपिंग वाली बात है। अब जब खास तौर पे 2 सुपरस्टार्स को जो रेस्ट हुआ या ड्रॉप आउट हुए, तो मुझे लगा कि थोड़े से कुछ होश के नाखुन वहाँ से भी लिए गए हैं। हुँ, अगर हुँ। से मैं शाहीन अफरीदी और बाबर की बात कर रहा हूँ। बाबर इतना जी, बड़ा बिल्कुल। बैट्समैन है कि इस आज के इस एरा में सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो बहुत बड़ा बैट्समैन है, बहुत कमिटमेंट से खेलता है, उसको डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये दुरुस्त है कि वो कैप्टन नहीं थे। सचिन तेंदुलकर आप देख लिए, उनको कैप्टन बनाया गया, उन्होंने खुद हुँ। मुस्ताफी हो गया कि नहीं भई ये मेरे बस का रोग नहीं, आप लोग करें। तो कोई उसको बुरा भी नहीं मानता। मुझे लगता है बाबर को भी इसी स्पिरिट से कैप्टेंसी को भूल जाएँ, अपनी बैटिंग पे फ़ोकस करें और अपनी बैटिंग से पाकिस्तान को जितवाएँ, आप दिलों में घर करेंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहता था, फाइटिंग स्पिरिट की बात कर रहे थे, तो फाइटिंग स्पिरिट में कितना रोल होता है आपके कोच का? क्योंकि अभी हमारा बदला है, जेसन जी क्रिस्पिया हाँ। है, उससे फ़र्क पड़ा है? क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन को वो समझता है, उसकी सारी ज़िंदगी उन्हीं पिचेज़ पे खेलते हुए गुज़री, फिर हारिस रऊफ वहाँ अच्छा खेल के आया बैश लीग, उसका भी फ़र्क पड़ा। तो कितना इम्पोर्टेंस होती है कि आपका जो कोचिंग स्टाफ है अब वो। देखें, ये तो बहुत ही ओवरनाइट है इन अ वे, रिजवान के लिए भी और जेसन गिप्सी के लिए भी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इवन उनको आपस में भी लाइज डाउन का कोई बहुत ज्यादा मौका मिला होगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर एक ही मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं, यार हार जीत की हमें परवाह नहीं है, आपने फाइट करना है, अपना बेस्ट दो, बाकी बातें भूल जाओ। तो ये रिजवान के अंदर ये क्वालिटी है कि उसने ये मैसेज लिया भी है, उसको अप्लाई भी किया है। पहला मैच 203 रन बनाए, इसके बावजूद उनको कंटेन किया, बट ऑफ कोर्स उनकी आखिर में 2 विकेट्स के ऊपर जो पार्टनरशिप लगी तो उससे वो जीत गए। लेकिन उसमें भी नज़र आ गया था कि पाकिस्तान फाइट कर रहा है, तो लोगों ने बुरा नहीं मनाया। और दूसरे मैच में तो फिर खास तौर पे मैं साइम अयूब और उसकी तरफ आना चाहूँगा, और आपके ओपनर्स की तरफ। मुझे इन दोनों लड़कों में से मैं ये नहीं देखता कि उन्होंने 100 रन्स की पार्टनरशिप दी, दूसरे में भी 70-80 रन्स की पार्टनरशिप दी। मुझे उन दोनों का जो कॉन्फिडेंस है ना, उसने गैर मामूली तौर पे मुतासिर किया है। खास तौर पे इससे पहले अब्दुल्ला शफीक तो मुतासिर कर ही रहे थे। अब्दुल्ला शफीक जब भी क्रीज पे आते हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो किसी दबाव में हैं। एक एरा था जब हम देखते थे कि हमारे बैट्समैन की टांगें कांप रही होती थी। जी, अब्दुल्ला शफीक बहुत कॉन्फिडेंट है, सीधे बैट से खेलते हैं पहले ओवर्स को। तो ये बहुत इंप्रेसिव है उनका ये स्टाइल। साइम के पास 2-3 शॉट्स थी जिनको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, आउट हो जाता था। अब मुझे ये लगता है कि अब अगर साइम अयूब इस लेवल पे, इन कंडीशंस में, तो इन मैचेस में परफॉर्म करने के बाद अगर वो फ्लॉप होता है, तो वो साइम अयूब फ्लॉप नहीं होगा। वो पाकिस्तान की क्रिकेट फ्लॉप होगी, वो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड फ्लॉप होगा। क्योंकि आपने पोटेंशियल उसने दिखा दिया, जिस पोटेंशियल की हम बात करते थे। सोशल मीडिया की प्रोडक्ट है वो अपना, आपको मालूम है कि अपनी ही वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट बिल्कुल करता था। ऐसा। उस पे उसको बाहर एक लीग मिल गई, और उसके बाद फिर वो पीएसएल उनको मिल गया। नदीम साहब बड़े इनोवेटिव आदमी हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के, जी, उन्होंने बिल्कुल। चांस दिया। सो अब साइम अयूब ने दिखा दिया है कि वो बंदा मुख्तलिफ कंडीशंस में, बाउंसी कंडीशंस में खेल सकता है। पाकिस्तान की फ्लैट पिचेस पे तो वो खेलता आ ही रहा है,
लेकिन अब उसको आपने कॉन्फिडेंस देना है, उसको आपने ट्रेन करना है कि भाई आपने अपनी गेम को आगे कैसे लेके जाना है, आपने अपने आप को सईद अनवर अब में कैसे कन्वर्ट करना है। आप साइम अयूब हो, लेकिन आप हमें उससे भी आगे की कोई चीज बन के दिखाओ। और साइम के अंदर पोटेंशियल है, मैं तो पोटेंशियल देखता हूँ। बैट्समैन बॉस का स्कोर ना करे, हम तो खुद बहुत छोटे थे, यंग थे, मुझे याद है पाकिस्तान के अंदर वेल्स कप हुआ करता था, इंजमाम उल हक को फर्स्ट क्लास में देखा मैंने, ये लड़का कमाल है। सईद अनवर को देखा, उसने वसीम अकरम को 21 या 19 रन मारे, जबकि वसीम अकरम को उस दौर में मारना आसान नहीं होता था। भाई बिल्कुल। ये लड़का भी आसम है। तो जो क्रिकेट देखते हुए पता चल जाता है कि इसके अंदर वो कहते हैं कि कितना दम है। तो उसने अपना दम साबित कर दिया है, साइम अयूब ने, अब्दुल्ला शफीक ने। और बाकियों की तो खैर इतना फिर नंबर ही नहीं आया, क्योंकि जितनी लंबी पार्टनरशिप्स उन्होंने दी है। बाबर ठीक है, रिजवान ने अपने आप को एक नंबर ऊपर लेके आए हैं, जो कि अच्छी बात है। वो बजाय इसके कि वो पीछे छुप के बैठ जाते, बहुत सारे ऐसे कैप्टन हैं जिनको मौका मिला, अगर वो जेन्युइनली बशमूल इंजमाम के, जी। कि अगर वो जेन्युइनली 5वें या चौथे नंबर पे आना डिजर्व करते हैं, तो वो छठे या 7वें पे चले गए। तो ये बात समझ से बाहर आती है। तो ऊपर आके लड़ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये बहुत सारे लोग कह गए हैं, बहुत सारे कप्तानों का ये खासा है जिन्होंने ये साबित किया है, और फिर वो वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं। T20 की बात करेंगे। कल से T20 शुरू हो रहा है, और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पे बहुत इस वक्त तनकीद हो रही है कि आपने तीसरे मैच में इतने खिलाड़ी एकदम क्यों रेस्ट पे भेज दिए आने वाली एक सीरीज के लिए। हालांकि दरमियान में 10-11 दिन थे उस टेस्ट मैच को, इंडिया क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच को शुरू होने में। हमारी इस वक्त जो सिलेक्शन हुई है, इसमें अगर आप देखें तो इस टीम में आपके पास पुराने खिलाड़ियों में बाबर है, शाहीन शाह अफरीदी है, अपना हारिस रऊफ है, और नसीम शाह है, और रिजवान है। ये 4-5 के अलावा बाकी कौन आया है उसमें? वो मिन्हास लड़का आया है, फात मिन्हास, जहांदाद खान, साहबजादा फरहान, उमैर यूसुफ, सुफियान मकाम, हसीबुल्ला, उस्मान खान, इरफान खान, अब्बास कामरान अफरीदी। गुलाम जी। अच्छा, ये ये सॉरी T20 की पीएसएल बात का की। एक्सपीरियंस तो इनमें होगा जी। इन खिलाड़ियों को, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे T20 खेलना, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे जाके खेलना, तो क्या हम कोई वो तजर्बा एकदम जो ऑस्ट्रेलिया वालों ने किया था कि नए खिलाड़ी डाल के तो आखिर में उन्होंने अंजाम देख लिया, हम कोई ये गलती तो नहीं करने जा रहे इस टीम के मुझे साथ? ये लगता है कि बिल्कुल ये गलती ही है। नया अगर टैलेंट और पोटेंशियल अपने लोकल लेवल पे देखा है, पाकिस्तान के अंदर देखा है, तो इतनी मुश्किल कंडीशंस में उनको डेब्यू करवा के, नाकाम करवा के उनका कॉन्फिडेंस खत्म नहीं करना चाहिए है। अगर आपको लगता है कि कोई मुस्तकबिल का इंज़माम है, कोई यूसुफ है, यूनुस है, मियांदाद है, तो आपको उनके मुताबिक एक बेहतर एनवायरनमेंट में खिलाना चाहिए। जैसे कामरान गुलाम को आपने खिलाया पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने दूसरे टेस्ट में ही बाबर की रिप्लेसमेंट थी, तो बहुत प्रेशर में खेले और पाकिस्तान को मैच भी जितवाया। तो मुझे लगता है कि इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, देखिए सर, ऑस्ट्रेलिया का आज भी अगर आप उसके 5 की बजाय जी 11 के 11 खिलाड़ी रिप्लेस करते हैं ना, तो उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स इस तरह का है कि वो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान भी उतने ही तजर्बे करने लग जाए, तो ये बहुत ज़्यादा तजुर्बात नहीं करने चाहिए थे। और देखिए अब इसका नतीजा क्या निकलता है, वही हम कहेंगे फिंगर क्रॉस फॉर पाकिस्तानी एंड ग्रीन शर्ट। लेकिन अगर वो T20 में भी कोई मार्का मार के आते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो लेकिन ऑफ कोर्स अगर पहले हम देखें टीम और बैलेंस को देखें, तो मुझे लगता है कि बैलेंस शायद इसमें ठीक नहीं है। 1-2 आज भी मुझे जो सबसे बड़ी T20 और वनडे में बिलखुसूस जो कमी नज़र आती है पिछले 35-40 साल की क्रिकेट में आप देख लें, तो मैं आपको वो एरा भी ज़ाहिर है गिनवा देता हूँ कि जब हमने शुरू किया है, तो हमारे पास छठे नंबर के ऊपर इमरान खान थे। पहले नंबर का बॉलर है वो, और छठे नंबर का बैट्समैन है जो आखिर तक गेम को लेके जा सकता है। और खैर उसका तो ये है कि तो मुश्किल वक़्त पड़ा तो वन डाउन भी आ जाएँगे। उनके बाद आपको लगा कि कुछ सालों के बाद अब्दुल रज़ाक आए। अब्दुल रज़ाक के बाद ये वैकेंसी खाली है। आमिर यामीन उसके अंदर आमिर यामीन। पोटेंशियल था। आमिर यामीन उसको अगर आप मौका देते प्रॉपर, जितना आपने बहुत सारे लोगों को दिया, मीडियम पेसर जो थोड़ी-सी गेंद इन आउट कर सकता है, और छठे या 7वें नंबर पे आके अच्छी हिटिंग भी कर सकता है, सेंसिबल बैटिंग भी कर सकता है। अगर आपके 30 पे 5 आउट हो गए, तो 50 ओवर खेलने की भी सलाहियत रखता है, लाइक रज़ाक। और अगर आपको आखिरी 10 ओवर मिले हैं, तो फिर आप आखिरी 10 ओवरों में डेढ़ पौने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ अपना स्कोर भी आगे बढ़ाने की सलाहियत रखते हो। सो ये ऐसा टैलेंट, ऐसा पोटेंशियल आज भी देखने और ढूँढने की ज़रूरत है। फिर मेरे अगर पास 4 फास्ट बॉलर हैं, भले वो जितने भी लीथल हों, मैं फिर उस ऑलराउंडर को टीम में ज़रूर शामिल करूँगा। जैसे आजकल इंडिया के लिए जो पांड्या कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको इस तरह का एक टैलेंट चाहिए, और मैं मान ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर ये टैलेंट ना हो। हम सारे के सारे टेनिस बॉल खेलते हुए आते हैं, हम सारे ही ऑलराउंडर होते हैं, हम बैटिंग भी करते हैं, हम बॉलिंग भी करते हैं।
और आपको बहुत सारे वहाँ से लड़के मिल जाएँगे। आप उनका सिर्फ़ बैट चलता हुआ देखें, बाकी उनको ग्रूम आप करें, एनवायरनमेंट आप दें। आमिर जमाल और इरफान खान नियाजी पे बात अगले प्रोग्राम तक उठा के रखते हैं। फिलहाल बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। इंडिया वालों ने अपने तौर पर तो उन्होंने बताया कि हम बीसीसीआई हैं, लेकिन अब तक का जो रिस्पांस है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, उसे आप किस तरह देखते हैं? और आज जो इन्होंने आईसीसी को लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने क्लियर कट उन्हें कहा है कि बताएं आपको इन्होंने इन्फॉर्म कब किया, क्या वजूहात बताएं, क्या रीजंस बताएं, आपने उन्हें रिस्पॉन्ड बैक किस तरह किया। तो इस मूव को आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सही तरीके से हैंडल कर रहा है? देखिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ डायरेक्ट तो ख़ैर एंगेजमेंट का एज़ सच फ़ायदा भी नहीं है। यहाँ पे आईसीसी ही उसके साथ उसके थ्रू ही बात करनी है और आईसीसी से जो क्वेश्चन्स किए हैं वो जेन्युइन है कि एटलीस्ट हमें भी बताया जाए। लेकिन आपके इंटरव्यू वाली बात है जी, सियासत और क्रिकेट, तो अब क्रिकेट में भी सियासत है और क्रिकेट जो है वो भी सियासत का हिस्सा बन चुकी है। सो मुझे लगता है कि दोनों तरफ के जो प्लेयर्स हैं, वो एक-दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो एक-दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, इंडिया-पाकिस्तान के क्रिकेटर, और एक-दूसरे के लिए एक रोमांस भी वो रखते हैं क्रिकेट का। जैसे आज इतना बड़ा लेजेंड है विराट कोहली, उसको भी उतना मौका नहीं मिला होगा जितना सुनील गावस्कर को पाकिस्तानी बॉलर्स को फेस करने का मौका मिला है। विराट कोहली को नहीं मिला है, ठीक है? तो वो देखते थे कि यार ये स्पीडस्टर हैं, इधर से लड़के आते हैं। अ, तो मुझे लगता है कि वो भी इस चीज़ को मिस करते हैं। बट बात अब आ गई चूँकि सियासत की, तो फिर वो कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाती है। तो इस वक़्त तो इंडिया के ऊपर भले आप उनके डिप्लोमेसी हो, भले उनकी इकोनॉमी हो, भले उनकी सियासत हो, उनकी क्रिकेट हो, वो रिफ्लेक्ट करती है, वो डोमिनेट करती हैं। और इवन क्रिकेट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके ऊपर भी उनका जो असर है, वो आपको मालूम है। और बिग 3 वाला जो चर्चा था, वो अगर ऑफ़िशियली अप्लाइड नहीं है, तो अनऑफ़िशियली अप्लाइड है। तो पाकिस्तान के पास यही है, वो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अल्टीमेटली होगा वही जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता है। और पाकिस्तान को भी मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि बहुत हार्ड हिटिंग कोई स्टैंस नहीं लेना चाहिए है। मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि इसके अंदर आप अगर वो क्या कहते हैं कि हाइब्रिड ये चले जाएं जी, कि अगर हाइब्रिड हाइब्रिड में सिस्टम भी चले बन जाएं। गया है जी, अब तो मेरा ख़्याल है कि वो हाँ, वो हाइब्रिड सिस्टम भी अप्लाई कर लेना चाहिए, ताकि उसके नतीजे में ये होगा कि फाइनेंशियली भी पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है और ऑफ़ कोर्स वो स्टिल होस्ट ही रहेगा। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, अगर सिक्योरिटी के एतबार से उसके भी 2 नुक्ता नज़र है मेरे, कि अगर इंग्लैंड की टीम आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया आ सकती है, तो इंडिया को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर कंसर्न्स हों, तो फिर तो अफ़गानिस्तान की टीम भी पाकिस्तान से आने आने से अवॉइड करने का जवाज़ रखती है। बांग्लादेश की टीम भी उसमें कह सकती है कि मैं नहीं हूँ, और श्रीलंकन तो बज़ाते खुद उसका हदफ बने थे। सिक्योरिटी अगर आप बाकी जो बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं, अगर आप उनकी बात करें, तो वहाँ तो फ्रेजाइल है। अभी रिसेंटली जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, केपी के कुछ एरियाज़ के अंदर रोज़ाना बुनियादों पे बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं तो एज़ अ क्रिकेट लवर पैशनेट मैं ये समझता हूँ कि अगर सिक्योरिटी के थोड़े से भी थ्रेट्स हों, तो इंसान खुद ही थोड़ा-सा 2 कदम पीछे चला जाए। क्योंकि कोई एक वाक़या जो है वो माफ़ी चाहता हूँ, मेरे ख़्याल बीच में इंटरप्शन हुई, कि कोई कोई भी बात वाक़या जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत पीछे लेके जा सकता है। तो हाँ, पाकिस्तान को बहुत अपना पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्टर कराना चाहिए, लेकिन खेलना चाहिए, होस्ट करना लेकिन चाहिए। इंडियन जी। क्रिकेट टीम को तो ये भी ऑफर की गई है ना कि आप लाहौर में मैच खेलें, सुबह आएं बाय एयर मैच खेलें और शाम तक आप वापस न्यू दिल्ली चले जाएं। क्योंकि लाहौर और दिल्ली के दरमियान कितनी फ्लाइट है? मैंने खुद मेरा ख़्याल ट्रैवल है किया आधे हुआ है। घंटे की आधा घंटा 35 मिनट की फ्लाइट होगी, आई गेस 35-40 मिनट की मुझे। फ्लाइट है। जी हाँ। तो वो ऑप्शन उन्हें दिया गया है। विद इन इंडिया आप इससे लंबी-लंबी आप ट्रैवल करते रहते हैं, जब ये जी मैच हाँ। खेलते हैं तो। एक तो वो उन्होंने बात नहीं मानी। अब आते हैं सियासत की तरफ। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी आज, हालाँकि उन्होंने पाकिस्तान के इंतहाई अहम मुल्की मामलात थे, उस पे लबकुशाई नहीं की। लेकिन आज मियां साहब ने कहा जी कि इंडिया को क्रिकेट खेलने के लिए आना चाहिए था। अब मियां साहब की ये बेवक्त की रागनी कि भाई अगर आप चाहते हैं कि डिप्लोमैटिक आप उनसे राब्ता करना चाहते हैं, आपके भाई शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्हें कहें फ़ोन उठाएँ और लगाएँ फ़ोन नरेंद्र मोदी को और उससे बात करें सीधी-सीधी कि हाँ भाई तुम्हारी टीम क्यों नहीं आ रही? तो क्या मियाँ साहब को इस वक़्त ये बयान ऐसा ही उनका एक खामखा का बयान है? और अगर वो सीरियस हैं तो वो अपने भाई को कह नहीं सकते कि हाँ डिप्लोमैटिक चैनल से राब्ता करो और बुलाओ उनकी टीम को? देखिए, मियाँ साहब जिनको बहुत प्यारे हैं, उनका भी इस वक़्त कोई इश्यू नहीं है उनके साथ।
मियाँ साहब का अपना भी मुद्दतों से कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? ना हम कभी सरहदों पे कोई बात सुनते हैं, ठीक है ना? कि कोई गोलाबारी हो रही है, मामूल की झड़पें और जो स्कर्मिशेज़ होती थी, वो भी रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। सो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। खैर-सगाली के जज़्बात आपने पहले भी पहुँचाए हैं, आपने अभी जो भारत से विज़िट करी थी बरखा दत्ता, आपने उनके ज़रिए भी पहुँचाए हैं, आप इस ख़्वाहिश का इज़हार करते आ रहे हैं। तो आप करके देखिए, बात कर लें अगर आपको बहुत लगता है एंड यू नेवर नो पाकिस्तान के अंदर चूँकि मैंने कहा ना सियासत और क्रिकेट एक दूसरे का लाज़मी जुज़ बन चुके हैं। सो यू नेवर नो कि वो कॉल कर भी दें और इससे भी आगे की बात कि ऐसा हो भी जाए। क्योंकि इस बिल्कुल। वक़्त सिर्फ़ पाकिस्तान और इंडिया उस रीजन के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो ये चाहते हैं कि इनके दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप हो, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप हो। तो कोई بعید नहीं है कि कोई चीज़ें हो भी जाएँ, लेकिन इसका ताल्लुक अब ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो नहीं कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, तो वो नहीं आएँगे। तो ऑफ कोर्स अगर कोई भी जनरल हाफ़िज़ कर दें अगर उनको लगता है कि वो बहुत पॉपुलर हैं और वो सिक्योरिटी भी दे सकते हैं और सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार भी वो हैं। अगर उनको लगता है कि सिक्योरिटी ही उनकी ज़िम्मेदारी है, सियासत या और कोई ऐसी चीज़ उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो वो सिक्योरिटी के फ्रंट्स पे उनको एश्योर करवा दें और नवाज़ शरीफ साहब वो ज़िम्मेदारी लें कि मैं बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर हूँ, ठीक है? अपने ज़ाती वोटों से जीत के आया हुआ हूँ और लिहाज़ा जो है ना आप मेरे ऊपर भरोसा करें, लाहौर आपका अपना है, आप तशरीफ़ लाइए। तो वो भी उनको यकीन दहानी करा सकते हैं। सिक्योरिटी वालों की बात हुई तो सिक्योरिटी वालों के तो ज़्यादा करीब मोहसिन नकवी साहब हैं और जी हाँ, वज़ारत दाखिला इतनी अहम वज़ारत है उनके पास, इसके बावजूद वो क्रिकेट में भी अपना कदम रखना चाहते हैं। बल्कि अब जी तो वो हाँ। एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी हो गए हैं रोटेशन वाइज़ एग्ज़ैक्टली प्रेज़िडेंट। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बल्कि आप पर मोहसिन एक और नकवी भी साहब लगाएँ पे कि अगर आपकी टीम इधर आएगी तो हम उनको मुफ़्त एक ट्रेनिंग भी दे देंगे काकुल में, तो शायद इस बदले में वो सोच भी लें कि कुछ हम आ जाएँ पाकिस्तान। मोहसिन नकवी साहब पे विक्रांत गुप्ता जैसे क्रिकेट माहिर ये तनकीद भी कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने उखाड़-पुछाड़ कर ली कज़ाफ़ी स्टेडियम की और बाकी स्टेडियम्स की। शायद 20 अरब रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने बाँटने थे अपने लोगों को और उन्होंने क्योंकि वो काम पूरा कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इससे पहले बात नहीं की। विक्रांत गुप्ता जैसे लोगों का कंप्लेंट ये है कि आज से 3 महीने पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ये मामला छेड़ देना चाहिए था कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये बहुत लेट हैं और बिल्कुल अब चंद हफ्ते रह गए हैं, तो अब ये बात कर रहे हैं कि जी इंडिया नहीं आ रहा। ये लेट हैं और लेट शायद इस वजह से कि मोहसिन नकवी साहब उस तरफ ध्यान किसी का नहीं जाना देना चाहते थे कि मैंने इतनी बड़ी उखाड़-पुछाड़ क्यों शुरू की है। तो क्या ये पैसों की और कॉन्ट्रैक्ट्स की बंदरबाट का मामला भी है? ये लेट इसलिए हो गए? अपेरेंटली बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। मौलाना साहब ऑनेस्टली ये जो बोर्ड की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, ये इस पे मेरी नज़र कम रहती है, लेकिन मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, जो संजीदा हल्के हैं वो ये जानते हैं। तो यू नेवर नो कि ये सब मिली-भगत भी हो, बोर्ड्स के दरमियान चीज़ें पहले भी तय हुई हों, उनको पता हो कि क्या करना है। सो आपने अपने हिस्से का ढोल जो है वो पीटना है और उसके बाद जो है ना अल्टीमेटली आप उन्हीं कंडीशंस पे खेलेंगे, उन्हीं कंडीशंस में जाएँगे जिन पे चले भी जाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि देखिए आज किसी शो में मैं देख रहा था कि हामिद मीर साहब कोट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट कि बेगर्स आर नॉट चूज़र। तो हम तमाम शोबों के अंदर कमोबेश हमारी यही हाल है। जब तक आप अपनी एक नेशनल कहना चाहिए कि आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, ठीक है ना? जहाँ पे आप एक प्रोफेशनल्स के तौर पे सामने आए। अगर प्रोफेशनलिज़्म टॉप से लेके बॉटम तक, दिफ़ा से लेके सियासत तक कहीं पे कोई प्रोफेशनलिज़्म नहीं है, महकमा इंसाफ से लेके नीचे पुलिसिंग तक, तो सिर्फ़ क्रिकेट बोर्ड के अंदर ही इतना प्रोफेशनलिज़्म कहाँ से आएगा? वो भी क्रिकेट बोर्ड ऐसा जिसके मेरिट पे क्वेश्चन्स होते हैं। बहुत शुक्रिया असद हसन, आपसे आइंदा भी बात होती रहेगी। नाज़रीन ये थे असद हसन और जिस तरह इन्होंने बात की कि प्रोफ़ेशनलिज़्म हमारी सियासत और हमारी सहाफ़त, हमारी खेल हर शोबे में ज़िंदगी में जब तक नहीं होगी, उस वक़्त तक हम बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट तवक्को नहीं कर सकते। अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का लंदन में खड़े होके ये बयान देना कि हमें किसी से ताल्लुकात ख़राब कर रख के करना क्या है? वो भूल गए कि उन्हें लोग कश्मीरी लीडर समझते हैं और वो भूल गए कि इंडिया ने कश्मीरियों के साथ क्या सलूक किया है और पाकिस्तान ने ताल्लुकात अगर कतई ताल्लुक किया था इंडिया के साथ तो वो 370 था। 370 का मसला अगर एक कश्मीरी लीडर भूल जाए तो फिर बाकी पाकिस्तानी कौम का क्या कहना। इजाजत चाहूंगा, बहुत जल्द एक और भी इलाके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज।